जानकार कहने लगे हैं कि ट्रंप ने शायद बहुत दिनों से अपनी दवाई नहीं खाई है। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जंग में हार रहे हैं, चुनाव भी हार रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान पर तो उनका बस चल नहीं रहा है। वो ना वहां हमला कर पा रहे हैं, ना ईरान डील के लिए मान रहा है और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल पा रहा है। ऐसे में छटपटा रहे ट्रंप अब अपना गुस्सा ओमान पर निकाल रहे हैं। दुनिया का नक्शा उठाइए और आंख मूंद कर उंगली रखिए। अगर आप 13 देशों पर उंगली रखेंगे तो गारंटी है कि उनमें से कोई एक देश ऐसा जरूर निकलेगा जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने या तो नेस्तनाबूद करने की धमकी दी है या उस पर सचमुच बमबारी करवाई है। अब ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की धमकी दे दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पुराना हमसाया है या कोई बेकसूर राहगीर, बस अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हिट लिस्ट में नाम जोड़ते चले जाओ। लेकिन सवाल ये है कि एक महाशक्ति इतना क्यों खिसिया गई है? अमेरिका ईरान के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात ओमान को उड़ाने तक पहुंच गई? ईरान के साथ जो जंग 4-6 हफ्तों में खत्म होने वाली थी, उसका अंजाम कब और क्या होगा? और क्या ट्रंप ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका को एक कभी ना खत्म होने वाली जंग में झोंक दिया है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अगस्त को फॉक्स न्यूज से फोन पर बात करते हुए ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी, इफ ओमान गेट्स इन द वे आई विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ देम। माने अगर ओमान बीच में आया तो हम उसे बम से उड़ा देंगे। ट्रंप की इस ताजा धमकी की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल। पिछले कई दिनों से ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और टैक्स वसूली को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अब डील लगभग अपने फाइनल फेज में आ चुकी है। इसमें तय किया गया है कि सभी कमर्शियल जहाज ईरान के पास वाले हिस्से से हॉर्मुज़ में दाखिल होंगे और ओमान के पास वाले हिस्से से वापस लौटेंगे। शुरुआती दिनों में इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने जाने के 3 रास्ते थे। पहला, ईरान की सीमा के करीब से होकर, यानी उसके टेरिटोरियल वाटर्स से। दूसरा, जो जंग से पहले का रास्ता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बीच से। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इसी रास्ते पर समुद्री सुरंगें बिछा दी थी। और तीसरा रास्ता है ओमान के पास से। डील पर अब तक जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक ईरान जहाजों से उस पर लदे सामान की कुल कीमत का 5 से 7% वसूलना चाहता है। ओमान इस फीस को घटाकर 3% पर लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका चाहता है कि जहाजों से कोई भी टैक्स न वसूला जाए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये बातचीत आगे बढ़ रही है। अगर हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही बढ़ती है तो उससे दुनिया की एनर्जी मार्केट पर दबाव कम हो सकता है और अमेरिका में बढ़ी हुई गैस की कीमतों से भी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के अंदर एक दूसरी चिंता भी है। कुछ अधिकारियों को डर है कि ओमान ईरान के साथ मिलकर ऐसी न्यूक्लियर डील कराने में मदद कर सकता है जो तेहरान के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। यही बात ट्रंप को नाराज कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ अमेरिकी अधिकारी ओमान पर दोहरा खेल खेलने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ओमान काफी हद तक ईरान के पक्ष में है। ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि अगर ईरान और ओमान के बीच हुआ समझौता आगे बढ़ता है तो इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और पक्का हो जाएगा। ये ट्रंप के लिए ईरान जंग में सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला हुआ था। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा समझौता हो जिससे हॉर्मुज़ फिर से खुल जाए और जहाज़ों की आवाजाही सामान्य हो। इसी वजह से ट्रंप मिडिल ईस्ट के उस देश को भी उड़ाने की धमकी दे रहे हैं जिसे आम दिनों में वो सुरक्षा की गारंटी दिया फिरते थे। लेकिन धमकी से इतर अमेरिका ऐसे ही ओमान पर हमला नहीं कर सकता। ओमान और अमेरिका के बीच साल 1790 से ही डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस चले आ रहे हैं। दोनों देशों ने 2009 में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया था। ओमान आमतौर पर कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की तुलना में अधिक शांत और पर्दे के पीछे की भूमिका में रहना पसंद करता है। साल 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में भी जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की बात चल रही थी, तब ओमान सीक्रेट बैक चैनल टॉक्स को मीडिएट कर रहा था। मीडिएटर के अलावा भी ओमान अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। कतर, बहरीन और सऊदी अरब की तरह वहां अमेरिका के स्थायी सैन्य अड्डे नहीं है, लेकिन ओमान के साथ उसने रक्षा समझौता किया हुआ है।
इसके तहत अमेरिकी नौसेना ओमान के दक्षिण तट पर मौजूद दुक्म पोर्ट इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स ओमान का राफो थुमरैट एयरबेस भी इस्तेमाल करती है। अमेरिका की मिलिट्री के पास मस्कट, सलाला और मसीरा द्वीप की एयरफील्ड का एक्सेस भी मौजूद है। इसी के जरिए अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी निगरानी करने में मदद मिलती है, जिसे अब वो अमेरिकी टेरिटरी भी घोषित करना चाहते हैं। हाल ही में ट्रंप ने ये नया शिगुफा छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने हॉर्मुज में ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। हॉर्मुज पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है और इसीलिए इसे अमेरिकी हिस्सा घोषित कर देना चाहिए। तो क्या ईरान जंग के बीच ये अमेरिकी राष्ट्रपति के फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है? ट्रंप की ओमान पर हमले की धमकी को कैसे देखा जाए, एक्सपर्ट्स को सुनिए। मुझे लगता है कि बड़े मियाँ धीरे धीरे सठिया रहे हैं बड़ी तेजी से। देखिए, पिछले 48 आवर्स में उन्होंने इतने अजीब अजीब ट्वीट्स किए हैं। एक ये कहा और स्पीचेस भी, एक धमकी दी कि वो ओमान को बर्बाद कर देंगे बॉम्ब करके। दूसरी धमकी उन्होंने कहा कि वो हॉर्मुज को यूएस टेरिटरी डिक्लेयर कर देंगे। देखिए, मतलब लाइक दिस, इसमें ना तो इट डजंट मेक सेंस। यूएस डिक्लेयर करके क्या करोगे? ईरान का कब्जा है, छुड़ा तो नहीं सक रहे हो। तो उल्टा ये हो जाएगा कि ईरान विल बी ऑक्यूपाइंग द यूएस। तो सोचिए आप, इट विल लुक सो बैड कि मतलब मेरे जैसे लोग इमीडिएटली कह रहे फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान नाउ ऑक्यूपाइज यूएस टेरिटरी एंड अंडर ट्रम्प। ऐसी कमेंट्री शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर तो मतलब इंडिया में देयर इज मोर गवर्नमेंट प्रो मीडिया, लेकिन यूएस में मीडिया इज स्टिल मोर क्रिटिकल। सिवाय फॉक्स के कोई प्रो मोदी ट्रम्प नहीं है यहाँ पर। सो द मीडिया विल गो, मतलब वी विल हैव अ गुड टाइम इफ ही सेज दैट। तीसरी चीज उन्होंने जो बयान दिया अभी, फॉर एग्जांपल ही हैज वेलकम द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। तो इस तरह के थोड़े रैंडम उनके पास से कमेंट्स आ रहे हैं जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इज ही कंसल्टिंग हिज एड्स या वो रैंडमली करके फिर बाद में वापस लिया जाएगा। तो एक वजह यह है कि इट इज बिकमिंग के थोड़ा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रही है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ट्रंप की धमकी ऐसे वक्त आई है जब ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के पास दबाव बनाने के विकल्प लगातार कम होते जा रहे हैं। युद्ध को 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। उस वक्त ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया था कि युद्ध 4 से 6 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग के मैदान में अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर हमले किए। उसने मिलिट्री बेसेस, जंग लड़ने की क्षमता, हथियार डिपो, तेल ठिकानों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों, इन सब जगहों को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन सैन्य नुकसान के बावजूद ट्रंप अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो गया। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि अप्रैल में हमला रुकने के बाद से ईरान लगातार अपने हथियारों के जखीरों को फिर से बढ़ा रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर कुछ छुटपुट हमले और भी किए। जून में दोनों पक्षों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU भी साइन हुआ। उम्मीद थी कि इससे युद्ध खत्म करने का रास्ता निकलेगा, लेकिन ये समझौता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अब ट्रंप और ईरान दोनों ने ही मान लिया है कि वो डील लगभग खत्म हो चुकी है। MOU में फाइनल डील के लिए 60 दिन की जो समय सीमा तय की गई थी, वो भी 17 अगस्त यानी कल पूरी हो गई थी। ट्रंप ने मान भी लिया है कि ईरान शायद कभी भी उस डील के लिए तैयार नहीं होगा जो अमेरिका चाहता है। वो डील करना तो चाहते हैं, लेकिन वैसी नहीं जैसी मुझे चाहिए। हमारा मकसद एक ही है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। आप ये बात समझते हैं। उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। ट्रंप कितना ही कह लें कि वो ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन खबरों की माने तो ईरान से डील करने को बेचैन ट्रंप अंदर खाने ये तक कह चुके हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार हो जाता है तो वो न्यूक्लियर डील वाली शर्त से पीछे हटने को मान जाएंगे। अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि ईरान के परमाणु ठिकाने काफी हद तक तबाह हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान यूरेनियम भंडार का क्या हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी। अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर भी रहा है तो भी इसमें कुछ समय तो जरूर लगेगा। यही सोचकर ट्रंप भी शायद इस शर्त से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप अपनी किसी वादे या किसी शर्त से पीछे हटे हैं। वो अब तक 8 से 10 बार ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं और बाद में डील की बात करके पीछे हट जाते हैं। अमेरिकियों को पर्दे के पीछे चल रही पूरी बातचीत के बारे में शायद ज्यादा ना पता हो, लेकिन ईरान को अच्छी तरह पता होगा कि ट्रंप अपनी धमकियों से आखिर कितना पीछे हट चुके हैं। जब ट्रंप ने धमकियां देना बंद किया तब ऐसा कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था कि ईरान किसी डील के बेहद करीब पहुंच गया था।
अगर मान भी ले कि ईरान ने ट्रंप को डील को लेकर थोड़ी उम्मीद दी भी थी, फिर भी आखिर में किसी भी बार कोई टिकाऊ समझौता नहीं हुआ। ट्रंप की धमकियों की ताकत को कमजोर करने वाली एक और बड़ी वजह है, ट्रंप बहुत ज्यादा धमकियां देते हैं और ऐसा सिर्फ ईरान के मामले में नहीं है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं दिखाई है। अब तक अमेरिका 7 देशों में सैन्य हमले कर चुका है और ईरान उनमें सबसे नया मामला है। लेकिन एक फर्क है, इनमें ज्यादातर अमेरिकी हमले वहां की सरकारों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों के खिलाफ हुए थे। इसके अलावा ट्रंप ने जिन देशों पर हमला करने की धमकी दी है उनकी संख्या तो 7 से भी कहीं ज्यादा है। लिस्ट में ओमान के साथ कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको और पनामा जैसे देश शामिल हैं। ओमान को भी ये धमकी पहली बार नहीं मिली है। मई में भी ट्रंप ने लगभग यही बात कही थी कि अगर ओमान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो वो उसे उड़ा देंगे। तो क्या मान लिया जाए कि ट्रंप ईरान जंग से इतना तंग आ चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि आगे क्या करना है? क्या ईरान जंग अमेरिका के लिए अगला फॉरएवर वॉर बन चुकी है? जानकारों से समझते हैं। देखिए, जहां तक ओमान की बात है तो मिडिल ईस्ट के अंदर यही एक ऐसा देश है जो किसी की साइड नहीं लेता है, प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी करता है, रीजन के अंदर में सबके साथ मित्रता बना के रखता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो और दूसरे मुल्क हैं, और हमेशा कोशिश ये करता है कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ये सारी बातें सुलझाई जा सकें। पीछे हमने देखा कई बार इस तरह की चीज़ों में, चाहे वो कतार का ब्लॉकेड हो, चाहे वो चाइना और ब्रोकर्ड पीस टॉक्स रही हो, ओमान के थ्रू हुई हैं, इराक के थ्रू हुई, सऊदी अरेबिया के साथ में, और अमेरिका के साथ जितनी बार भी ये बातचीत हुई है ईरान के साथ, उसमें भी ओमान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन आपको याद होगा कि फरवरी 27 को जो है ओमान ने ईरान और यूएस के बीच में एक डील करवाई और वो डील न्यूक्लियर के बारे में थी और काफी कुछ पक्की हो गई थी और सबको ये आशा थी कि अब ये समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन 28 तारीख को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद की तो सारी परिस्थिति हम लोग सब जानते ही हैं। अब ओमान भी जो है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है न्यूक्लियर से हटके अब उसका फोकस हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक कनेक्टिविटी है जिसके थ्रू 20% एनर्जी पास होती है, 25% गैस पास होती है, और हमारे भारत के लिए तो 80-85% हमारा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाता था। तो अब उस चीज की बंद होने की वजह से, और उसमें डबल ब्लॉकेड हो रखा है, एक तरफ तो ईरान ने रोका हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है। अब ये उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके चलते दोनों ईरान और जो ओमान है उनके बीच में टेक्निकल बातें शुरू हो गई कि भाई किस तरह कोई नया रूट बनाए क्या, क्योंकि वहां पे काफी जगह माइनिंग हो रखी है, तो जब तक डी माइनिंग नहीं खत्म होती तब तक वो सेफ रूट्स नहीं है। दूसरा चीज ये है कि ईरान भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है उसके ऊपर में, और तो ओमान और ईरान के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह उन 30 किलोमीटर के बीच में एक बढ़िया ऐसा सेफ पैसेज बनाया जाए जिसको दोनों मॉनिटर कर सकें, या ट्रांजिट फी, जिस तरह की भी डिस्कशन है। अब उसके सिलसिले में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि ईरान पे इतना हमला किया, उसके बाद वो रिजल्ट नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, और दोनों ने मिलकर किया, ईरान ने भी और इजराइल ने भी। दूसरा, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बने हुए अपने आप को बचाने के लिए पड़े हुए हैं। सब ने किसी न किसी तरह की छोटी इंटरनल डील जो है ईरान के साथ कर रखी है। तो इन सब चीजों से उनको अब ये लग रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान और ईरान मिलकर करते हैं तो वो अमेरिका का बहुत बड़ा खामियाना होगा। तो इसलिए वो जो है वो उन्होंने ऐसा अटैक करने की बात की, लेकिन बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बात है। देखिए, आप किसी भी कंट्री को जाकर के कभी भी जब मन आएगा उठा करके आप कर देंगे अटैक, ये क्या मतलब हो गया? तो ये मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से होता रहेगा, जैसा कि ये आजकल हम देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में और डिस्कोर्स में ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई है यूनिलैटरलिज्म, तो अगर ये इस तरह से चलता रहेगा तो जंगल राज में सब जी रहे हैं, तो पता नहीं है किस कंट्री के ऊपर कब वो अपना टैरिफ लगा देंगे और किसके ऊपर बम फेंक देंगे। कई दशकों से ट्रंप ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है जिसकी नींव ताकत और दबदबे पर टिकी थी। पहले वो न्यूयॉर्क के एक दबंग रियल एस्टेट कारोबारी के तौर पर जाने जाते थे, फिर टीवी शो द अप्रेंटिस के स्टार बने जहां उनका मशहूर डायलॉग था, यू आर फायर्ड। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने और रिपब्लिकन पार्टी के सबसे ताकतवर नेता। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने करीबियों से यहां तक कहने लगे थे कि मैं इतिहास में अब तक का सबसे ताकतवर इंसान हूं। उन्होंने खुद की तुलना इतिहास के कुछ सबसे खौफनाक शासकों जैसे चंगेज खान, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन और माओ से भी की। लेकिन अब उनकी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
नेटो समिट के बाद ट्रंप तुर्की से जिस तरह अपने अधिकारियों को छोड़कर भागे, उसने ट्रंप की इस इमेज पर और दाग लगा दिए हैं। इन सब की इकलौती वजह है ईरान युद्ध, जो ट्रंप ने खुद ही शुरू किया था। अब कई महीनों से ट्रंप इस युद्ध से निकलने के लिए ऐसा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अमेरिका लौटकर ये कह सकें कि हम जीत गए। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं। अगर युद्ध जारी रहा तो उसका राजनीतिक नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को हो सकता है। रॉयटर्स और इप्सोस पोल के हालिया सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% पर आ चुकी है, जो अब तक सबसे कम है। ऐसे में ट्रंप के लिए युद्ध खत्म करना सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति का भी सवाल बन चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात तय है, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करके जो फैसला लिया, उसकी कीमत उन्हें सिर्फ आज की राजनीति में नहीं चुकानी पड़ेगी। ये युद्ध और उसमें निकलने की उनकी कोशिशें राष्ट्रपति के तौर पर उनकी विरासत का हिस्सा रहेंगी, उनके पद छोड़ने के बहुत बाद तक भी। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। भारत की एक कार्रवाई पर पाकिस्तान फिर से भड़का है। इसे समझने के लिए एक दिन पहले चलते हैं, यानी 17 अगस्त को। इस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहजाद भट्टी नाम के आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। अमित शाह ने इस नेटवर्क को ISI समर्थित बताया था। जानकारी दी कि इस नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। अमित शाह के मुताबिक 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशाने वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे मिले थे। अमित शाह के इन खुलासों पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया। जाहिर तौर पर उन्होंने इसे खारिज कर दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने अमित शाह के दावों को बेबुनियाद बताया है। कहा कि भारत अपनी घरेलू सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए इन दावों का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल, भारतीय गृह मंत्रालय के मुताबिक शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों के साथ साथ टारगेटेड हत्याओं में शामिल रहा है। बताया जाता है कि शहजाद भट्टी पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA उससे जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है। इसी साल अप्रैल में उसे भगौड़ा घोषित करते हुए चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। दूसरी खबर, थाईलैंड के बाद अब फिलीपींस में भी छात्र द्वारा स्कूल में फायरिंग की घटना सामने आई है। फिलीपींस के जाम्बोआंग शहर के एक स्कूल में एक स्टूडेंट राइफल और पिस्तौल लेकर पहुंचा। इसके बाद उसने क्लास में पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। फिर दूसरी बंदूक से अलग क्लास में जाकर फायरिंग की। हमले में एक छात्र की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी छात्र ने खुद को गोली मार ली। दोनों स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। वहीं हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र ने पूरी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी किया। उसने शरीर में कैमरा लगा रखा था। फिलहाल हमले का मकसद साफ नहीं हो पाया है। फिलीपींस पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। जांच में सामने आया है कि छात्र ने जो राइफल और पिस्तौल ली थी वो उसके पिता के नाम पर ही लाइसेंस्ड है। जिस स्कूल में घटना हुई वो शहर के आतेन्यो दी जाबोआंग नाम की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। फिलीपींस में 3 महीने के अंदर स्कूल में शूटिंग का ये दूसरा मामला है। जून में फिलीपींस के टैकलबोन शहर के एक पब्लिक स्कूल में भी 2 स्टूडेंट्स ने कैंपस में फायरिंग की थी, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं थाईलैंड में पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट ने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई टीचर्स और छात्रों की मौत हो गई थी। स्कूल पर फायरिंग से पहले आरोपी छात्र ने घर पर अपने दादा दादी की भी हत्या कर दी थी। अंत में उसने खुद को गोली मार ली। फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लेलन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।